प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में चुनावी जनसभा में कच्चातीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस और डीएमके को घेरा। कहा इंडी गठबंधन ने दशकों तक एससी, एसटी, ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान, पानी, बिजली के लिए तरसा कर रखा। धुआंधार प्रचार में जुटे भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल में पार्टी के लिए मांगे वोट। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी लगाया एडी चोटी का जोर। जयराम रमेश ने नागालैंड में किया प्रचार। मुकुल वासनिक ने बीते 10 साल के कार्यकाल को बताया अंधकार काल। तेजस्वी यादव ने बिहार में कई रैलियां कर महागठबंधन के लिए मांगे वोट। डिंपल यादव ने चुनाव में जताई अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। भाजपा के 9 उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी। आसनसोल से एसएस अहलुवालिया तो बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बनाया उम्मीदवार। वहीं समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना का किया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछले दशक में बुनियादी ढांचे में मजबूती के चलते भारत का हुआ तेज गति से विकास। प्रधानमंत्री ने कहा भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें पूरी तरह निराधार। सभी वर्गों के लोग खुश हैं और संपन्न हैं। संदेशखाली मामले की जांच को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बढ़ाया जांच का दायरा। संदेशखाली के अन्य 2 मामलों की जांच भी करेगी सीबीआई। वहीं भूपति नगर मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन। भाजपा ने कहा नैतिक आधार पर न सही, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल दे इस्तीफा। केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। बुधवार को प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयंबटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा बताया। वहीं महाराष्ट्र की जनसभा में भी प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। क्या वो छोटी बालिका राम बन के आई है क्या? महाराष्ट्र के नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जनता के बीच उत्साह भरने वाली रही। उन्होंने जनता की नब्ज को भांपते हुए विकास और परिवारवाद के मुद्दों का उल्लेख किया, जिसका जवाब देने में इंडी गठबंधन के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। पीएम ने 19 अप्रैल को इस क्षेत्र में होने वाले पहले चरण के मतदान में लोगों से भाजपा और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा प्रहार किया। आज जब मोदी 100% लाभार्थियों को 100% योजनाओं के लाभ की गारंटी देता है, तो यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म होता है, क्योंकि उसमें भेदभाव की कोई संभावना ही नहीं बचती। उसमें जो हकदार है वो छूट नहीं जाता। 100% लोगों को उसका हक का जो लाभ है उसे पहुंचता है और उसके कारण भ्रष्टाचार की दुकान भी बंद हो जाती है। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर और कोयंबटूर में जनसभाओं को संबोधित किया। वेल्लोर की सभा में पीएम मोदी ने लोगों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति न रखने और कई घोटालों में शामिल होने के लिए डीएमके पार्टी की आलोचना की। उन्होंने इस दौरान कच्चातीवू द्वीप का भी जिक्र किया, जिसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप कांग्रेस की सरकार पर है। ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते
कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। एनडीए सरकार ऐसे मछुआरों को निरंतर रिहा कराकर वापस ला रही है। इतना ही नहीं, 5 मछुआरों को फांसी की सजा कर दी थी श्रीलंका ने, मैं उनको भी जिंदा वापस लौट के आया था। डीएमके कांग्रेस सिर्फ मछुआरों के ही नहीं बल्कि देश के भी गुनहगार है। कोयंबटूर के मेट्टुपालयम में पीएम मोदी ने कहा कि देश में जब कांग्रेस सरकार थी तब राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु का नारा दिया और कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं। डीएमके के एक बड़े नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि ये चुनाव इसलिए है ताकि मोदी भारत छोड़ दे। मैं उन्हें और उनकी पार्टी को बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुन ले। ये चुनाव इसलिए है ताकि करप्शन भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि परिवारवाद भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि ड्रग्स भारत छोड़ दे। ये चुनाव इसलिए है ताकि हर वो व्यक्ति जो देश विरोधी डीएमके संरक्षण करती है वो भारत छोड़ दे। पीएम ने डीएमके पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार, ऋषि कुमार और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण के दुर्ग को भेदने में भाजपा जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री तमिलनाडु के 7 से भी अधिक दौरे कर चुके हैं। बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। पार्टी इसके लिए मिशन साउथ में जुटे हुई है। भाजपा का लक्ष्य देश के दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का है और इसी लक्ष्य के साथ पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। खासकर तमिलनाडु की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में वो 7 से भी अधिक दौरे इस राज्य का कर चुके हैं। बुधवार को भी पीएम तमिलनाडु में थे, जहां उन्होंने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तूफानी प्रचार अभियान पर निकले पीएम मोदी ने मंगलवार को चेन्नई में 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसका जोरदार स्वागत हुआ और सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े होकर भाजपा और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। उनके काफिले पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये तय है कि बीजेपी का 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब पार्टी दक्षिण के किले पर भी फतह हासिल कर ले। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों की 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। इनमें से भी कर्नाटक की 28 में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर उसकी विजय हुई थी। पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो अभी सियासी जमीन पर पूरी तरह से पैठ नहीं जम पाई है। आज की तारीख में लोकसभा में भाजपा की सीटों की संख्या 303 है। बावजूद इसके लोकसभा में उसके पास तमिलनाडु से एक भी सदस्य नहीं है। वहीं यदि केरल की बात करें तो वहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। वहां भी बीजेपी को अपनी राजनीतिक पैठ बनानी है। इन इलाकों में पीएम ने पैठ बनाने के लिए विकास का मॉडल चुना है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी दक्षिण के राज्यों में बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, ताकि बीजेपी का 370 और एनडीए के 400 पार के आंकड़े को हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के साथ भाजपा के दिग्गज नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही भाजपा के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल 24 की चुनौती के लिए कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने दिनाजपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ममता सरकार और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सीए पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही अपना परिवार है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि कुछ दलों को केवल अपने परिवारों की चिंता है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं चाहना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। अरुणाचल का भाग्य कमल के निशान के साथ, अरुणाचल का विकास पेमा खांडू के हाथों में और देश का विकास मोदी जी के हाथों में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी देश की जनता के लिए किया है, आज तक किसी ने भी देश की जनता के लिए उतना काम नहीं किया है, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ है और आर्टिकल 370 भी सदैव के लिए समाप्त हो गया। यही है मोदी की गारंटी। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने छिंदवाड़ा में रोड शो के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाला ही इनका मुख्य एजेंडा है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में क्लीन स्वीप करने के नारे के साथ प्रचार करते दिखाई दिए। उन्होंने अल्मोड़ा और रामनगर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं उनका अच्छा क्या है, उनका बुरा क्या है। उनके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं। 10 वर्षों में पिछले एक भी देश के अंदर घोटाला नहीं हुआ है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामना नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरी पारदर्शिता के साथ मोदी जी ने देश के अंदर सरकार चलाने का काम किया है। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के कांदीवाली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जीत का दावा किया। वहीं संबलपुर में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुचिंडा में रोड शो किया। इस दौरान लोगों का भारी जनसमूह देखने को मिला। इसके अलावा तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने तरनाका में रोड शो किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। चुनाव प्रचार अभियान न सिर्फ भाजपा इस अभियान में बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। चुनावों की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम में जुटे हैं। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिसने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कोहिमा में कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंग मेरिन जमीर के प्रचार के लिए पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अंधकार और अन्याय से भरा हुआ बताया। A section in our manifesto on senior citizens, persons with disabilities and LGBTQIA positive, and what we have said in para 11 is after wide consultation, Congress will bring a law to recognize civil unions. भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं? वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने भी इलाके में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए युवा, गरीब और बेरोजगार हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं कि इस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने थेनी में पार्टी उम्मीदवार थंगा तमिल सेल्वन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मणिक्कम टैगोर ने मदुरै में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों से जुड़ा है और लोग कांग्रेस के न्याय पत्र पर सकारात्मक प्रक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली से एमडीएम के लोकसभा उम्मीदवार दुरई वाइको ने भी पालाकराई में मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। बिहार के औरंगाबाद से 4 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह को भाजपा ने 5वीं बार चुनाव मैदान में उतारा है। सुशील कुमार का मानना है कि लालू यादव की सरकार के दौरान औरंगाबाद विकास के मानकों पर पिछड़ा हुआ था। सुशील कुमार का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास के कई मानकों को प्राप्त कर विकसित औरंगाबाद बनाया है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ है औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह, जो 4 बार जीत चुके हैं और 5वीं बार यहाँ पर मैदान में है। सर, 4 जो टर्म की उपलब्धियां हैं क्या है? नंबर 1 तो विकास है, नंबर 2 पूरी ईमानदारी के साथ अपने लोगों का पूरा सम्मान करते हुए उनकी सेवा है। यही मेरी पूंजी है, यही मेरा लक्ष्य है। राजनीति को मैंने सेवा का एक माध्यम माना है। क्या खाका आपने रखा है कि हम जीतेंगे तो कुछ जो चीजें बाकी रह गई हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो बाकी रह गई और उसको आप पूरा करना चाहते हैं? लालू राज में ना यहाँ सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना और कुछ था। लेकिन जब ये इलाका गया जिले का 3 विधानसभा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में मुझे मिला, तो मैंने आज आप देख सकते हैं सड़क के मामले में ये इलाका औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का 3 विधानसभा क्षेत्र गुरुआ, टिकारी, इमामगंज आज धनी है। दूसरी बात, बिजली के करीब 1 दर्जन सब स्टेशन इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में बने। आप जब चुनाव यहाँ से लड़ते आ रहे हैं तो आपके सुजातीय प्रत्याशी सामने रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ समीकरण अलग है। जो स्थिति 24 में है वही स्थिति 19 में भी थी, लेकिन औरंगाबाद के समझदार और जागरूक मतदाताओं ने हमेशा अच्छा निर्णय लिया है। ये थे औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, जो 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं और इनका कहना है कि औरंगाबाद में जाति और पार्टी के नाम पर वोट नहीं होता, बल्कि सर्वजात के नाम पर, सर्व समाज के नाम पर यहाँ भाजपा को लोग वोट करते हैं। कैमरामैन शिव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, औरंगाबाद। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे और इन्हीं सुझावों के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार नाम दिया है। घोषणा पत्र में मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में सपा ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद तत्काल भरने का वादा भी किया है।
सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा। घोषणा पत्र में पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा भी किया गया है। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी। सत्ता में आने पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। भाजपा ने 10वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है, तो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वो ताल ठोकेंगे। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कौशांबी से भाजपा ने विनोद सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय, तो वहीं इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। फूलपुर से प्रवीण पटेल, चंडीगढ़ से संजय टंडन पर भाजपा ने भरोसा जताया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी गुट ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में शरद पवार ने 2 नामों का ऐलान किया है। सतारा सीट से शशिकांत शिंदे और रावेर सीट से श्रीराम पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र और भाजपा की चुनावी गतिविधियों को दिखाने के लिए भाजपा ने विदेशी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है। पार्टी की योजना इन विदेशी नेताओं को भाजपा के चुनावी गतिविधियों से रूबरू करवाना है। सूत्रों के अनुसार अब तक 13 विदेशी राजनीतिक दलों के द्वारा भाजपा के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक नई पहल करने जा रही है। इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा कई देशों की राजनीतिक पार्टियों को भारत बुलाकर यहां कैसे चुनाव होता है और किस तरह से बीजेपी प्रचार अभियान चलाती है, उसको दिखाने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने कई देशों के राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और उनको भारत आने का निमंत्रण दिया है। जिन देशों में निमंत्रण दिया है उनमें यूरोपियन देश, इजराइल, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस समेत कई देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों के राजनीतिक दलों के नेताओं ने भारत आने की सहमति जता दी है। हर एक भारतीय का महत्व क्या है, कितना जरूरी है एक आम इंसान, और किस तरह से हमारे लोकतंत्र, जो सबसे बड़ा विशाल लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, किस तरह से और कितने असरदार और साफ सुथरे ढंग से इसका संचालन करता है। हम बुला रहे हैं लोगों को, विदेश के लोगों को, उनकी पार्टियों को, अलग अलग सियासी पार्टियों को, कि आप देखिए आकर कितना शानदार और उम्दा तरीके से और एफिशिएंट तरीके से और मॉडर्न तरीके से संचालन होता है और कितने फ्री और फेयर हमारे चुनाव होते हैं। हम लोगों ने 25 देश के पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि आप आइए और आके हमारा वो देखिए कि हमारा कैंपेन क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करिए कि भाजपा ने क्या किया है, एक पन्ना प्रमुख से लेकर टॉप लीडर तक कैसे काम करते हैं। 15 कंट्री ने बोला कि हम आएंगे, उसमें से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, तंजानिया और मॉरिशस, इन लोगों को तुरंत वो एक इन्फॉर्मेशन कि भाई हम लोग आएंगे देखने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया इसके लिए, 3rd और 4th फेज में लोगों को बुलाया है यहाँ पे कि आप आइए और आके देखिए हम लोग की तैयारी। गौरतलब है कि भाजपा को जानो कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है, जिसमें वे विदेशी राजनयिकों को भाजपा कार्यालय बुलाकर पार्टी गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हैं। तो वहीं अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी पहल की है। दुनिया के कई देशों को भारतीय लोकतंत्र के उत्सव का साक्षी बनाएगी भाजपा ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन देशों और नेपाल समेत इन देशों की करीब 2 दर्जन पार्टियों को भारत आकर लोकसभा चुनाव देखने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेट और द सोशल डेमोक्रेट, अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जैसी सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों को भारत के लोकतंत्र का उत्सव देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल की सत्ता में शामिल 5 दलों को बुलावा भेजा गया है। जानकारों की माने तो भारत में किस तरह से चुनाव होता है उसको जानने के लिए विदेश की कई पॉलिटिकल पार्टियां इच्छुक हैं। ऐसे में पहली बार कई विदेशी पार्टियों को भारत में कैसे चुनाव होता है वो दिखाने का काम भाजपा करेगी। भाजपा किस तरह से प्रचार करती है उसको दिखाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक 13 राजनीतिक दलों से कन्फर्मेशन आया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। इन देशों में यूरोपियन देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, युगांडा, नेपाल, इजराइल, तंजानिया के राजनीतिक दल शामिल हैं।
कुछ और देशों की तरफ से भी जल्द जवाब आ सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां तीसरे और चौथे चरण के मतदान के समय भारत आएंगी। पार्टियों के साथ आने वाले डेलीगेशन को 3 या 4 लोकसभाओं में घुमाया जाएगा और भाजपा का कैंपेन दिखाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री की रैलियों में भी ले जाने का कार्यक्रम है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज वीक मैगजीन को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दों पर बेबाक जवाब दिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई प्रमुख आर्थिक प्रगति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यावरण संबंधी चिंताओं, राम मंदिर और अल्पसंख्यकों से जुड़े सवालों समेत कई मामलों में बातचीत की गई। इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने कवर पेज के मुख्य पृष्ठ पर छापा है। आगामी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आदर्श वाक्य के साथ काम किया है। जहां विश्व में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है, वहीं भारत में हमारी सरकार की लोकप्रियता और समर्थन बढ़ रहा है। वहीं लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। यह केवल इसलिए नहीं कि हमारा संविधान ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमारे जीन में है। मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है। बुनियादी ढांचे और पर्यावरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के बुनियादी ढांचे में बदलाव की गति तेज हो गई है। हमारे भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पेरिस सम्मेलन में की गई जलवायु प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। चीन से प्रतिस्पर्धा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक राजनीति और वैश्विक आर्थिक विकास इंजन के रूप में भारत उन लोगों के लिए एक स्वाभाविक पसंद है। भारत उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना चाहते हैं। देश में अल्पसंख्यकों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर जो विचार रखते हैं, उसे भारत के अल्पसंख्यक भी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन या यहां तक कि पारसी जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक हों, भारत में खुशी से रह रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। हमारी सरकार समुदाय और धर्म की परवाह किए बिना हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम का नाम हमारी राष्ट्रीय चेतना पर अंकित है। उनके जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की रूपरेखा तय की है। 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसे देवीय आशीर्वाद के रूप में देखता हूं कि मैं 1.4 अरब भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक समारोह का अनुभव कर सका। वहीं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने 24 घंटे के भीतर दूसरा झटका दिया है। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। फिर अगले दिन 10 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उनके वकीलों से हफ्ते में कम से कम 5 बार मुलाकात करने की मांग की गई थी। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की डगर आसान नहीं दिख रही है। केजरीवाल ने बड़ी उम्मीद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से तुरंत रिहाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और केजरीवाल को कानून और राजनीति में फर्क भी समझा दिया। इसके बाद रिहाई के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने केजरीवाल की सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मिलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने वकील से मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को सलाखों के पीछे से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई, उसी तरीके से अरविंद जी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है और लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, पीड़ा होती है ये देखकर कि दिल्ली की जनता अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके केजरीवाल जी और पार्टी ने दिल्ली की जनता को झांसा दिया, वोट लिए। आज जनता शराब घोटाले वालों के कारण त्रस्त है क्योंकि विकास पे ग्रहण लगा हुआ है। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। नैतिकता बची नहीं है, ना आम आदमी पार्टी बची है, ना केजरीवाल बची है। अभी तक समझ नहीं आया कि इतना प्रदर्शन देखकर भी उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार नहीं रही है। भ्रष्ट सरकार अभी तक भी वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। आज तक के इतिहास में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री रहते हुए त्याग जेल में गया हो। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और कल इसके बाद कहने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये जो आवाज है जनता की, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो सख्त रवैया वो अपनाते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की डिमांड कर रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरों में आपको दिख सकता है कि कितना हुजूम यहाँ पर जुड़ा है और लगातार जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। भाजपा ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। बहरहाल अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। साल 2000